गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये आपके सेकंड पेपर में पढ़ना है और चूंकि एक आपकी क्लास की एक स्टूडेंट है, क्या नाम है इसका, महिमा सुथार। ये उसने मुझे एक डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछा था कि भाई ये क्या, उसमें कुछ एक सवाल पूछा था जिस पर मैं बाद में आऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इसी टॉपिक पे एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूं। हो सकता है कि आपने सुरेश जी ने पढ़ाया हो, आपको सुरेश जी सर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? देखो, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। दिस इज अ टेक्निक ऑफ द फ्यूजन ऑफ सेल्स, यानी दो अलग अलग कोशिकाओं को संलयित करके, फ्यूजन करके एक सिंगल कोशिका बनाने की जो टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं सेल फ्यूजन। जैसे आप देख रहे हैं, एक कोशिका ये है कोई सा, सपोज करो टी और बी लिम्फोसाइट है। ये लिम्फोसाइट है जो वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट होता है, और ये है एक कैंसरस सेल, यानी ऐसा सेल जो मीडियम में लगातार ग्रो कर सकता है। इन दोनों कोशिकाओं को हम मिलाते हैं, लेकिन मिलाने के लिए ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों कोशिकाओं को हम ऐसे ही किसी माध्यम में रख दें तो ऐसे ही वो उनका फ्यूजन या संलयन नहीं हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें इस मीडियम में एक चीज रखनी पड़ती है, एक पदार्थ रखना पड़ता है जिसका नाम है PEG, यानी कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। या जब ये टेक्निक शुरू हुई थी, जो सेल फ्यूजन कोई नई टेक्निक नहीं है, 60s में साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था कि माउस के रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है सेंडाई वायरस। तो वो सेंडाई वायरस अगर मीडियम में डाल दिया जाए तो दो कोशिकाएं फ्यूज कर जाती हैं, यानी दो कोशिकाएं संलयित होकर के एक कोशिका बन जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक ये कोशिका है और दूसरी कोशिका है। सबसे पहले क्या हुआ, एक हेट्रोकैरियोन बना। क्या बना? हेट्रोकैरियोन। हेट्रोकैरियोन इसलिए कहा कि इसमें दोनों कोशिकाओं के केंद्रक या न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। फिर रेंडमली इसमें क्या होता है कि कुछ जो क्रोमोसोम्स का लॉस हो जाता है और लेटर ऑन एक ऐसी कोशिका बनती है जिसको हम कहते हैं सिंग कैरियन। एक्चुअली क्रोमोसोम के लॉस के पहले क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस एक हो जाते हैं। हाइब्रिडोमा बनने के पहले दोनों न्यूक्लियस जब एक हो जाते हैं तो वो सिंग कैरियन कहलाता है। उसमें से रेंडमली कुछ, मतलब शुरू में जब सिंग कैरियन बनेगा तब तो दोनों सेल्स के जितने भी गुणसूत्र हैं सारे रहेंगे। बाद में वो क्रोमोसोम्स लूज हो जाते हैं और फिर बनता है एक हाइब्रिडोमा। एक्चुअली इस हाइब्रिडोमा का प्रयोग 60s के बाद 70s में खूब हुआ है। सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी इसको कहते थे पहले, यानी कायिक कोशिकाओं का संलयन या संकरण। दो कायिक अलग अलग श्रेणी की या सेम श्रेणी की एक ही प्रकार की दो कोशिकाओं को संलयित करने की जो क्रिया है, तो ये होमोटाइपिक, हेट्रोटाइपिक ऐसे करके, अगर एक प्रकार की कोशिका हो तो होमोटाइपिक हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हो तो हेट्रोट्रॉपिक चला जाएगा। तो इस टेक्निक को कहा गया हाइब्रिडोमा। लेकिन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से पहले ये बेसिकली सेल फ्यूजन था या सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन था। ये हाइब्रिडोमा इसको स्पेशली क्यों कहा, क्योंकि इसमें कुछ क्या किया गया कि इस विधि में कुछ ऐसा क्या कहते हैं, परिवर्तन किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। क्योंकि इशू क्या है कि जैसे अगर आपने पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल डाला किसी माध्यम में और आपने दो प्रकार की कोशिकाएं रखी हैं, सपोज करिए कि एक प्रकार की कोशिका ये है जो नॉर्मल टी या बी सेल है, नॉर्मल टी या बी लिम्फोसाइट है, और दूसरी है कैंसरस टी या बी लिम्फोसाइट है।
अब होता क्या है कि किसी माध्यम में जब कोशिकाओं को आप रखेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक कोशिका आप ऐसी रखेंगे और दूसरी कोशिका ऐसी रखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या होगा, हजारों इस प्रकार की कोशिका होगी, यानी ए टाइप की कोशिका, और हजारों बी टाइप की कोशिका होगी। अब सेल फ्यूजन जब हो रहा है तो ऐसा भी तो होगा ना कि सेम टाइप की कोशिकाएं ही आपस में मिल करके एक क्या करता है, हाइब्रिड बना ले। यानी नॉर्मल टी और या नॉर्मल बी जैसे ये कोशिका है, टी छोड़ दो अभी, हम बी इसको बी कहते हैं अक्सर, कि नॉर्मल बी लिम्फोसाइट दूसरे बी लिम्फोसाइट्स के साथ मिलकर के होमोटाइपिक हाइब्रिड बना ले, नहीं सिंकैरियन बना ले, या फिर जो कैंसरस है वो कैंसरस कोशिकाओं से ही मिलके बना ले, या फिर अगर पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल या सेंडाई वायरस की सांद्रता ज्यादा हुई तो दो से अधिक कोशिकाएं भी संलयित हो जाएगी, है ना, तो वो क्या होगा, मल्टी सेल फ्यूजन हो जाएगा। तो उससे हमारा काम चलेगा नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम ऐसी कोशिकाओं को प्राप्त करें जिसमें जो हाइब्रिड हो, जो सिंकैरियन हो, हाइब्रिडोमा हो, और ये दो अलग अलग कोशिकाओं से, सिंगल कोशिकाओं से मिलकर बना हो। मतलब ये बहुत सारी कोशिकाओं का फ्यूजन नहीं होना चाहिए, या फिर सेम टाइप की कोशिकाओं का फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि बेसिकली दिस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस a heterokaryon or the synkaryon or the hybridoma from two different single cells। दो अलग अलग सिंगल कोशिकाओं को मिल करके हमें इसको बनाने का एक इंटेंशन है। क्योंकि टेक्निक अगर आप सीधा इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक सेल का माध्यम होता है। आपने खूब सारा मीडियम वगैरह बनाना सीखा है बॉटनी की क्लास में, माइक्रोबायोलॉजी में, है ना। पीडीए मीडियम होता है, और पता नहीं पीडीए के साथ एक मीडियम होता है, और कई मुरा सिंघे और स्कूब मुरा सिंघे में कई तरह के मीडियम आपने पढ़े हैं। तो उसी प्रकार से जो सेल कल्चर के लिए भी अलग अलग प्रकार के मीडियम होते हैं, तो मीडियम में आप रखिए पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल दीजिए, सेल फ्यूजन होने लग जाएगा। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि हमें ऐसी कोशिकाएं चाहिए कि दो अलग अलग प्रकार की सिंगल कोशिकाएं मिलकर के सिंकैरियन बनाए। अब ये चीज कैसे अचीव किया जाता है, इस चीज ये उपलब्धि कैसे प्राप्त की जाती है कि हमें सिर्फ ऐसी ही कोशिकाएं मिले, दूसरी प्रकार की कोशिकाएं माध्यम में मिले ही नहीं, मीडियम में मिले ही नहीं, या अगर दूसरी कोशिकाएं बने भी तो वो मर जाए, समाप्त हो जाए। हमें सिर्फ ऐसी कोशिकाएं ही सेलेक्ट करना चाहिए, जो सिलेक्शन प्लेटर है उस पर हमें ऐसी कोशिकाएं ही चाहिए। ये टेक्निक है जिसको हम कहेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि 60s में ये सेल फ्यूजन पॉपुलर हो गया था, और 60 से पहले 70 के आसपास एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया था, हैट मीडियम एक बनाया था। और 1975 में क्या हुआ, कोहलर और मायरस्टीन ने पहली बार ऐसे लिम्फोसाइट्स बनाए, ऐसे सेल बनाए जो इमॉर्टल थे और स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाते थे। इमॉर्टल मतलब वो कोशिकाएं माध्यम में जब तक छोड़ दो, आप सिर्फ माध्यम को की पैसेजिंग करते रहो, चेंज करते रहो, कोशिकाओं को आप ट्रांसफर करते रहो, ये कोशिकाएं मरेगी नहीं। अगर आपने सही से माध्यम और टेम्परेचर दूसरी चीजें रखी तो ये कोशिकाएं नहीं मरेंगी। नॉर्मली दूसरी हर कोशिका जो होती है ना, उसके साथ एक फेनोमेना लागू होता है जिसको हम कहते हैं हेफ्लिक्स फेनोमेना। और आमतौर पर कोई भी कोशिका जब किसी कल्चर माध्यम में ग्रो कराई जाती है तो 40, 50, 60 जनरेशन के बाद वो समाप्त हो जाती है, होने लगती है। लेकिन जो इमॉर्टल सेल्स है, जैसे कैंसरस सेल है, इसको आप मीडियम बदलते जाइए। मतलब आपने एक पेट्री डिश में मान लीजिए किसी माध्यम में रखा है, उसको कुछ कोशिकाएं निकाल करके पाइपेट से कोशिकाओं को निकालिए, दूसरे पेट्री प्लेट में माध्यम में रख दीजिए, ये अनंत काल तक चलती रहती है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं कहलाती इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जो अमर हो जाए, अमर, है ना। और एक ऐसी कोशिकाएं जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी, हमें कुछ एक खास प्रकार की एंटीबॉडी चाहिए, वो बनाने वाली कोशिका। तो इस प्रकार का हाइब्रिडोमा बनाने की जो सबसे पहली उपलब्धि रही, ये किसकी रही, कोहलर और मायरस्टीन की। और इनका कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि इनको 1984 में नोबेल प्राइज मिला
हाइब्रिडोमा के डेवलपमेंट के लिए। और ये हाइब्रिडोमा का जो क्या कहते हैं, जो हाइब्रिडोमा का जो महत्व था, ये 87 में पता चला जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बन गए, एक क्लोनी प्रतिरक्षी का निर्माण हुआ। अब एक क्लोनी प्रतिरक्षी क्या है, इसकी हम बात करेंगे कि प्रतिरक्षी क्या है। ये तो शायद आप समझते भी होंगे थोड़ा बहुत, अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो देखिए डिस्कवरी ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मैंने कहा 60s में सेल फ्यूजन की टेक्निक जो थी वो थी, क्या कहते हैं, वो पता चल गई थी। 64 में लिटिलफील्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक हैट मीडियम बनाया। हैट का मतलब हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन और थायमिडीन। ये याद रखिएगा कि हैट का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन और थायमिडीन। इसको चाहे तो आप हिंदी में लिख लीजिए। और वैसे भी मैंने एक कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की एक कोर्स बुक में कुछ चैप्टर लिखा था इस पे, क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे। तो वो कल जब मैं आपसे कल के लेक्चर में वो पूरा का पूरा मैं स्कैन करके शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप हिंदी में भी पढ़ लेना, पूरा राइटअप मिल जाएगा एक नोट्स की तरह, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन और थायमिडीन, राइट। 1975 में दिस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज कोहलर और सीजर माइलस्टीन, जिसका नाम उन्होंने बताया, और उनको नील जर्ने के साथ नोबेल प्राइज मिला 84 में। और 1990 एक्चुअली 87 में माइलस्टीन ये टेक्निक आ गई थी, और 1990 में ये कहते हैं कि माइलस्टीन ने, इस साइंटिस्ट ने, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सक्सेसफुली बनाया था। तब सबसे पहले हम ये देखें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही जैसे पहले उसके स्टेप्स बता दूं क्या होता है। जैसे ये चूहा है, तो चूहे को कहते हैं इम्यूनाइज करना। इम्यूनाइज करना मतलब कि उसमें कोई भी रोगजनक बैक्टीरिया या वायरस या कोई एंटीजन आप दे दीजिए। एंटीजन उनको कहते हैं जो रोगजनकता पैदा करते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए एंटीजन क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब एंटीजन। उसी प्रकार से अगर कोई बाहरी प्रोटीन है, ऐसा प्रोटीन जो हमारे शरीर ने देखा नहीं, यानी हमारे शरीर में वो प्रोटीन पाया नहीं जाता, तो इन दैट कंडीशन वो भी एंटीबॉडी होगा। तो कोई बाह्य जात प्रोटीन, एक्सोजिनस प्रोटीन, या फिर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ जैसे जो पैथोजन होते हैं, उनको अगर आप इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि हमारी तरह माउस के शरीर में भी क्या होता है, एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये एंटीजन उसके शरीर में जाएगा ना, तो वहां पर एक खास प्रकार की बी लिम्फोसाइट, अब बी लिम्फोसाइट है तो कोशिका सब समान, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स के आप यूं मान के चलिए कि बहुत सारे पॉपुलेशन होते हैं। अब जैसे कॉलेज में 3000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन उन बच्चों का है जो बीएससी सेकेंड ईयर के है। अब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी सिर्फ उन्हीं को पढ़नी है, ठीक है, दूसरी क्लास के किसी भी क्लास के बच्चे को नहीं पढ़नी। तो उसी प्रकार से उसमें भी बी सेल का एक पॉपुलेशन होता है जो स्पेसिफिकली उसके ऊपर कुछ ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जिससे उस पर्टिकुलर एंटीजन के एंटीबॉडी की पहचान हो, एंटीजन की पहचान करेंगे, और फिर वो बी लिम्फोसाइट्स तेजी से प्रोलिफरेट करेगा, उसका गुणन होगा, और फिर जाकर के हर एक जो बी लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा सेल में बदल जाता है और खूब सारे वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में तो आई नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। देखिए कि होता क्या है कि देखिए मान लीजिए कि ये बी लिम्फोसाइट है और इस पर क्या है कि कुछ एंटीबॉडी लगे हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, ये वाई शेप के मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है इसमें। एक्चुअली बेसिकली इसमें 2 स्ट्रैंड ऐसे होता है और 4 ऐसे होते हैं, ठीक है। इस चीज यही शेप होता है। इस प्रकार के लाखों एंटीबॉडीज पर होते हैं। अब ये एंटीबॉडी अभी तक ये एंटीबॉडी जिसको पहचानता हुआ आया नहीं था, लेकिन अभी आपने जो इंजेक्शन दिया चूहे को, उसमें वो वाला एंटीजन आ गया जिसको ये एंटीबॉडी पहचानता है, समझ गए। तो अब क्या होगा, ये एंटीबॉडी इस पर आकर के लगा,
सॉरी ये एंटीजन आके लगा, यानी कि अभी जो आपने वायरस बैक्टीरिया जो भी दिया वो इस पर आके लगा, और लगने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो बी सेल है, ये वाला जो बी सेल है, ये तेजी से प्रोलिफरेट करेगा और फिर एक ऐसी प्लाज्मा कोशिका में बदल जाएगा जो प्रति सेकंड 2000 के आसपास इसी प्रकार के एंटीबॉडी स्रावित करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि ये इसका प्रोलिफरेशन होता है, बहुत सारे ये बन जाते हैं। हमें इन्हीं सेल्स की आवश्यकता पड़ती है, ये जो बहुत सारे बन गए ना, इन्हीं सेल्स को लेकर के फ्यूजन कराना होता है। तो सबसे पहले आपने माउस को इम्यूनाइज किया, मतलब उसके शरीर में किसी वायरस का, से फॉर एग्जांपल कोविड का इंजेक्शन दे दिया आपने, कोविड वायरस का इंजेक्शन दे दिया। जाहिर सी बात है कि कुछ बी लिम्फोसाइट बॉडी में होंगे जो उसको पहचानेंगे, और उस बी लिम्फोसाइट के अगेंस्ट में क्या होगा कि उस बी लिम्फोसाइट के द्वारा क्या किया जाएगा, पहले तो बी लिम्फोसाइट तेजी से प्रोलिफरेट करेगा और फिर क्या करेगा, तेजी से एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये वायरस या बैक्टीरिया जब भी आता है ना, तो ये सारा इम्यून सिस्टम रेडी होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन वो सारी मेडिकल साइंस की बात है या इम्यूनोलॉजी की बात है। यहाँ हमारा पर्पस ये जानना है कि ये बी लिम्फोसाइट बनते हैं। बी लिम्फोसाइट शरीर में श्वेत रक्तकण की कोशिका है, जो क्या होता है कि वो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। जब हम अगले क्लास में आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में ये चीजें बताएंगे। आप ये जानिए कि जब भी कोई एंटीजन या वायरस जाता है ना, तो बी लिम्फो, एक खास प्रकार का बी लिम्फोसाइट जो है वो उद्दीपित हो जाता है, वो गुणन करता है और गुणन करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो वो जो बी लिम्फोसाइट है जो एक्चुअली जिसने इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू किया या उसके प्रति जिसने रेस्पॉन्ड किया, उसको करेक्ट किया। उसी प्रकार से कुछ माइलोमा सेल्स भी एक्चुअली बी लिम्फोसाइट ही हैं, लेकिन ये कैंसरस हो गए। कैंसरस सेल, आपको पता है कि कैंसरस सेल वो होते हैं जो कभी मरते नहीं और लगातार गुणन करते हैं, मतलब उनको सेल साइकिल रेगुलेशन का कोई कंट्रोल उस पर चलता नहीं है, मतलब अनंत काल तक ये क्या करते हैं, जनन करने वाली, मतलब क्या कहते हैं, विभाजित होने वाली कोशिका है। इन दोनों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद हमें वो सेल लाइन सेपरेट करना पड़ता है जो उसके हाइब्रिड है, और फिर सही सेल लाइन को लेकर के हम उसको एंटीबॉडी की प्राप्ति करते हैं। अब देखिए कि ये मैं समझाऊं आपको। अब देखिए, अब मोनोक्लोनल या एक क्लोनी प्रतिरक्षी क्या है। देखिए, एक जो प्रतिरक्षी है ना, प्रतिरक्षी है या जो एंटीबॉडी है, उसका शेप ऐसा होता है। मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, ये वाई शेप में होता है। दो इसमें बड़े चेन होते हैं जो हैवी चेन कहलाते हैं, दो छोटे चेन होते हैं जिसको हम लाइट चेन कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई वायरस गया, प्रॉब्लम ये है कि वायरस के ऊपर कोई सिर्फ एक ही प्रोटीन नहीं होता, या कोई बैक्टीरिया के ऊपर कोई एक ही प्रोटीन नहीं होता। जैसे सपोज करिए कि हम कोविड वायरस की बात करें। कोविड वायरस में एक तो आपने सुना होगा, एक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है। आप कभी गूगल करके उसका इमेज देखिए। उसके अलावा उसमें कुछ मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, कुछ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होंगे, कुछ इनवेलप प्रोटीन होंगे। तो अब प्रोटीन, ये सारे के सारे प्रोटीन है जिसको कि ह्यूमन बॉडी जानता नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है कि शरीर जो है ना, किसी एंटीजन को उसके रासायनिक प्रकृति से पहचानता है। ये इसने कोई क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रखा वायरस और बैक्टीरिया का, कि वो पहचान करेगा कि ये कौन सा वायरस है, कोरोना वाला वायरस है कि इन्फ्लुएंजा वाला वायरस है। ऐसे नहीं, ये उस वायरस पर जो प्रोटीन होते हैं, आमतौर पर ये बाह्य जात प्रोटीन होते हैं या एक्सोजीनस प्रोटीन होते हैं, और वो एक्सोजीनस प्रोटीन के प्रति ये रिस्पॉन्ड करते हैं। अब चूंकि एक वायरस पे कई सारे प्रोटीन है ना, देखिए, और वो सारे प्रोटीन एपिटोप्स कहलाते हैं। मतलब हर वो प्रोटीन जो किसी खास प्रकार का एंटीबॉडी बनाने के लिए सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके, उसको हम एपिटोप कहते हैं। अब देखिए, ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी बनेंगे, क्योंकि हर कोई एंटीबॉडी और ये जो एंटीजन है, इसके बीच लॉक एंड की वाला होता है। जो एंटीबॉडी इस वाले प्रोटीन के साथ, ये जो नारंगी वाले के साथ एक्ट करेगा, वो ब्लू इसके साथ, हरे वाले के साथ नहीं करेगा।
अब कंडीशन क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे प्रकार के एंटीबॉडी बन गए, और चूंकि ये अलग अलग जो एंटीबॉडी है इसको बनाने वाली कोशिश, बी लिम्फोसाइट्स भी अलग अलग होंगी, मतलब ये अलग अलग क्लोन की लिम्फोसाइट से बना है, इसलिए इसको हम कहेंगे पॉलीक्लोनल, बहुक्लोनी। अब उसमें से अगर हम सिंगल किसी लिम्फोसाइट्स को ले लें, जैसे सपोज करिए जो ब्लू वाला है, सिंगल को ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि हमें अगर क्या कहते हैं दवाई बनानी है दवाई बनानी है सबसे फॉर एग्जांपल कोविड वायरस के प्रति, तो कोविड वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है ना वही यूज होता है ह्यूमन जो लंग्स है या दूसरे टिश्यू में जहां जाता है, तो उनकी कोशिकाओं में घुसने में वो स्पाइक प्रोटीन ही मदद करता है। तो अगर हम कोई ऐसा एंटीबॉडी हम बना लें जो स्पाइक प्रोटीन पर ही जाके लग जाए, उसको नष्ट करने का प्रयास करें तो अच्छा है। तो हमको सिर्फ वो वाला बी सेल चाहिए जो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ काम करने वाला एंटीबॉडी बना रहा है, मतलब हमें वो वाला बी सेल नहीं चाहिए जो न्यूक्लियोकैप्सिड के लिए या मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन के लिए या क्या कहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए जो एंटीबॉडी बना रहा है वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्पाइक प्रोटीन वाला चाहिए। तो अगर हम सिर्फ मान लीजिए कि हम सिर्फ इसको हम अगर सेलेक्ट कर लें अलग से, तो सिर्फ ये लिम्फोसाइट को ही हम सेलेक्ट करें और इसी लिम्फोसाइट को हम ग्रो करें, तो इससे जो एंटीबॉडी बनेगा ना ये बनेगा इससे, चूंकि एक ही बी सेल के क्लोन से बना है तो इसको हम कहेंगे मोनोक्लोनल। समझ में आ गई होगी बात आपको कि मतलब कोई भी जो वायरस बैक्टीरिया जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो हर प्रोटीन के विरुद्ध अलग अलग एंटीबॉडी बनते हैं। अब हम उसमें से उस बी लिम्फोसाइट को चूज कर लेते हैं जो किसी खास प्रकार का ही एंटीबॉडी बना रहा है, और इसलिए हम उसी बी लिम्फोसाइट्स को निकाल करके सेपरेट करके और हम उसको ग्रो कराएंगे। ठीक है, ग्रो कराएंगे तो उससे जो प्राप्त होगा वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाएगा। तो पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए आप हमें मैसेज करिए, मैं इसको फिर से बताऊंगा और कल फिर डिस्कस करूंगा इस चीज को। ठीक है, राइट। अब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी देखिए यही है, बहुत सारे क्लोन के एंटीबॉडी है यहाँ पे। अब इसमें से ये सारे जो है एक सिंगल क्लोन वाले एंटीबॉडी बने हैं, ये चार सिंगल क्लोन वाले हैं और ये पॉलीक्लोनल है। तो कहने का मतलब अब ये देखिए, मैं इसको जैसे ये जो अभी आप देख रहे हो कि अलग अलग क्लोन के थे, इसमें से सिर्फ हमने इस बी लिम्फोसाइट को लिया और इसी बी लिम्फोसाइट से ग्रो कराया और इसको हमने हार्वेस्ट किया, मतलब उससे प्राप्त किया एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडी चिकित्सीय प्रयोग और कई तरह के डायग्नोस्टिक प्रयोग और कई जगह काम आता है, मैं आपको कल इसका डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एंटीबॉडी बनते हैं वो मोनोक्लोनल बनते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखिए कि हाइब्रिडोमा टेक्निक होता क्या है कि इस प्रकार की जो बी लिम्फोसाइट्स उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बी लिम्फोसाइट हम सेपरेट तो कर लेंगे लेकिन वो बी लिम्फोसाइट ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। तो हम क्यों नहीं उस बी लिम्फोसाइट्स को एक ऐसी कोशिका में तब्दील कर दें जो किसी कैंसरस सेल की तरह अनंत काल तक वो मीडियम में जो है वो ग्रो करता रहे। अगर हम कोई ऐसी उन बी कोशिकाओं में हम उसमें कैंसरस बना दें, उसमें ऐसी प्रकृति डाल दें जिसके कारण कि वो हमेशा के लिए अनंत काल तक के लिए वो माध्यम में ग्रो करता रहे, और यही पर्पस है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का। इसमें एक कैंसरस कोशिका ली जाती है, दूसरी एक खास क्लोन वाली बी लिम्फोसाइट्स ली जाती है, इन दोनों को मिलाकर के हाइब्रिडोमा बनाया जाता है। तो अब देखिए बी लिम्फोसाइट जो है ये इसमें एक ट्यूमर सेल में बदल जाता है, और इस प्रकार का जो कैंसरस सेल इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे माइलोमा। माइलोमा मीन्स द कैंसरस सेल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। माइलोमा सेल जो है वो इमॉर्टल होगा मतलब माध्यम में हमेशा के लिए ग्रो करता रहेगा अनंत काल तक संवर्धन माध्यम में। दे कैन ग्रो इनडेफिनिटली इन कल्चर मीडियम। ठीक है, और सिंगल एक्टिवेटेड बी सेल और माइलोमा सेल को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, देन वी गेट हाइब्रिडोमा। इसके लिए हम हाइब्रिडोमा बनाते हैं। लेकिन समस्या वही है, चलिए इसको मैं इस स्लाइड को ना ये मैं आपको बता चुका, सेम थिंग इसको आप बाद में भी देखिएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, ये बी लिम्फोसाइट लिया सिंगल क्लोन वाला,
ये हमने माइलोमा सेल लिया, इन दोनों को फ्यूज बना करके हाइब्रिडोमा बना दिया। तो इसमें क्या देखिए कि बी लिम्फोसाइट, आधा बी लिम्फोसाइट है, आधा ये माइलोमा सेल है। और ये वाला जो है ये लगातार तक माध्यम में रहेगा और लगातार हमें एंटीबॉडी देता रहेगा, मतलब मास स्केल पर हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं कल्चर माध्यम में। नहीं तो फिर इसकी और टेक्निक भी है कि इसको हम जो हम आपको कल बताएं। तो चलिए मैं इसको स्किप कर देता हूं। ये भी हम बता चुके कि माउस में एंटीजन दिया, उसमें से एक खास एंटीजन एक्स के खिलाफ जो एंटीबॉडी बना हमने उन सेल्स को लिया। ये म्यूटेंट माइलोमा सेल है जो अब इसके साथ क्या है कि एक हैट मीडियम में रखते हैं इसको, हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन और थायमिडीन। हैट मीडियम के सब में प्रॉब्लम क्या है कि ये माइलोमा सेल अगर सिंगल रहेगा, जो अगर फ्यूजन नहीं होगा इसके साथ, इस सेल के साथ अगर ये माइलोमा सेल फ्यूज नहीं करेगा तो ये मर जाएंगे, मतलब दे कांट सर्वाइव इन द मीडियम, हैट मीडियम में ये रह नहीं सकते। अब यहां एक सवाल है जो महिमा ने पूछा था कि सर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड सेल को हैट मीडियम में ग्रो करवाया जाए तो कुछ सेल डेड क्यों हो जाते हैं, यही सवाल था। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं अभी कि हैट मीडियम में अगर मान लीजिए म्यूटेंट माइलोमा है तो ये मर जाएगा, और अगर माइलोमा भी फ्यूज कर गया तब भी ये मर जाएगा, ठीक है। यानी अगर खाली माइलोमा सेल है या उसका फ्यूज सेल है तो ये मर जाएंगे। दूसरी तरफ ये है बी लिम्फोसाइट के बारे में हमने आपको बताया कि ये जो है बी लिम्फोसाइट ये माध्यम में वैसे ही मर जाएंगे, मतलब 2-4 दिन तक जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। तो मतलब दोनों कोशिका लंबे समय तक माध्यम में जिंदा नहीं रह सकती अकेले, जब तक ये फ्यूज होकर के हाइब्रिडोमा नहीं बना ले। अब ये प्रिंसिपल क्या है जिसकी वजह से कुछ मर जाते हैं, कुछ जिंदा रह जाते हैं। ये जो सिलेक्शन होता है ये होता है हैट मीडियम में और इन विट्रो मतलब पात्रे, मतलब पेट्री डिश में ये क्रिया होती है, या किसी एक्सपेरिमेंटल जो ग्लासवेयर में ये क्रिया होती है। तो देखिए सिर्फ फ्यूज सेल जिंदा रहेंगे, बाकी सारी कोशिकाएं मर जाएंगी, और यही हम आपको बताने का प्रयास करें। जैसे देखिए इसको हमने किया, इसमें से माउस के स्प्लीन से हमने एंटीजन एक्स के खिलाफ काम करने वाला एंटीबॉडी बनाने वाली जो बी लिम्फोसाइट थी वो ले लिया, और ये म्यूटेंट माइलोमा सेल ले लिया, इसको मिक्स किया, इसको हमने एक माध्यम में रख दिया। इसमें क्या था, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल या सेंडाई वायरस था, उसको हमने हैट मीडियम में ट्रांसफर किया। हैट मीडियम में क्या होता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ, अनफ्यूज्ड सेल डाई। अगर ये कोशिका फ्यूज नहीं करेगी तो डाई हो जाएगी। अगर एक सिंगल प्रकार की कोशिका भी अगर फ्यूज हो गई कि बी लिम्फोसाइट फ्यूज करके कोई हाइब्रिडोमा बना ले, वो भी मर जाएगी, है ना। और जो ये वाला है ये हैट मीडियम में ये ग्रो नहीं कर सकता, भले इसको संवर्धन माध्यम में रहने की क्षमता अनंत काल तक हो, सिर्फ फ्यूज्ड सेल ही ग्रो करेंगे। लेकिन ये होता कैसे, देखिए ये पाथवे जानना पड़ेगा। एक्चुअली जो डीएनए के जो बेस होते हैं ना, डीएनए के जो बेस होते हैं, डीएनए के जो क्षार होते हैं, उनका जो निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का जो संश्लेषण होता है कोशिकाओं में, उसके लिए एक रासायनिक परिपथ होता है, जैव रासायनिक परिपथ, बायोकेमिकल पाथवे होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ग्लाइसिन वगैरह से कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं और उसकी वजह से पीआरपीपी बनता है ना। ये पीआरपीपी का निर्माण जो होता है राइबोज 5 फॉस्फेट से होता है, तो उससे बनता है फॉस्फोराइबोसाइल 6 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट, ये बनता है। फिर उसके बाद पाथवे में कई और स्टेप्स हैं जो यहां दिखाया नहीं गया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाला जो पाथवे है ना, ये एंटीफोलेट द्वारा ब्लॉक हो जाता है। मतलब एंटीफोलेट हमने कोई भी दिया, ऐसी कोई भी चीज जो फोलिक एसिड के खिलाफ काम करता है। अब होता क्या है कि एक कंपाउंड यहां होता है, इसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट, इससे मिथाइल या फॉर्माइल इस तरह का कोई ग्रुप जो होता है ट्रांसफर होता है कंपाउंड। ये ट्रांसफर नहीं होगा अगर एंटीफोलेट यहां पर डाल दिया जाए,
यहां पर क्या देख रहे हो, थायमिडीन के प्रोडक्शन के लिए डीऑक्सी यूरिनेट बना, लेकिन यहां भी अगर आप कोई एंटीफोलेट डाल देंगे तो क्या होगा, ये रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा। ये वाला जो पाथवे था ये सामान्य पाथवे है जिसको हम डीनोवो पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीनोवो, ये कहीं लिखा होगा, अभी हम आगे बता देंगे। अब होता क्या, अगर ये पाथवे ब्लॉक हो गया मान लीजिए, अब ये एंटीफोलेट क्या है, यही एंटीफोलेट है एमिनोप्टेरिन। ये एमिनोप्टेरिन काम करता है एंटीफोलेट का, यानी फोलिक एसिड के खिलाफ काम करता है, जिसकी वजह से कि ये पाथवे ब्लॉक हो गया। मतलब ये पाथवे अब ब्लॉक हो गया, जो डिनेवो पाथवे है एमिनोप्टेरिन आपने दिया तो ब्लॉक हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है उस कंडीशन में, जो दूसरी नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं वो इस पाथवे से, मतलब ये वाला जो पाथवे आप देख रहे हो, इस वाले पाथवे से एमिनो एसिड्स का, सॉरी, नाइट्रोजन क्षार का निर्माण करती है। एमिनो एसिड में बोल गया हूं तो गलत है, नाइट्रोजन क्षार का निर्माण करती है। आपको पता ही है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन 4 क्षार की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या है कि एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं HGPRT। ये HGPRT जो होता है, आप देखिए कि गुआनिन से गुआनिलेट बना दिया, ये गुआनिलेट से न्यूक्लिक एसिड बनेंगे, या फिर ये आयनोसिनेट बनाएंगे। यहाँ भी HGPRT जो हाइपोजेंथिन से क्या करता है, आयनोसिनेट बनाता है। उसी प्रकार से दूसरी तरफ आप ये देखिए, थायमिडीन से थायमिडिनलेट, यानी ये एक्चुअली क्या होगा कि ये बनाएगा थायमीन, है ना, थायमीन फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट बनाएगा, और यहाँ पर एडेनाइलेट फॉस्फेट इधर से ही बन सकता है और इधर से ही थायमिडीन से ही बन सकता है न्यूक्लिक एसिड के जरिए। तो अगर मान लीजिए कोई कोशिका ऐसी हो जिसमें म्यूटेशन हो गया, मतलब अगर HGPRT जो एंजाइम है वो काम वहां नहीं करता, या ये एंजाइम वहां म्यूटेशन की वजह से नहीं है, या थायमिडीन काइनेज एंजाइम नहीं है, अगर ये दोनों एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, ये पाथवे भी ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, माइलोमा सेल्स में ऐसा ही होता है। जो माइलोमा सेल्स है ना, वो ऐसे माइलोमा सेल्स लिए जाते हैं जो म्यूटेंट होते हैं, मतलब उन कोशिकाओं में HGPRT नाम का एंजाइम नहीं बनता और थायमिडीन काइनेज नाम का एंजाइम नहीं बनता। और दूसरी तरफ क्या है कि इधर एमिनोप्टेरिन आपने माध्यम में दे रखा है। अब एमिनोप्टेरिन दे दिया तो ये पाथवे तो ऐसे ही ब्लॉक हो गया। आपने उस कोशिका में ऐसा म्यूटेंट लिया है जो जिसमें HGPRT या थायमिडीन काइनेज नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा माध्यम जिसमें हमने हाइपोजेंथिन ले लिया, एमिनोप्टेरिन ले लिया और थायमिडीन ले लिया, उसमें नॉर्मल जो कोशिका है वही सरवाइव करेगी, है ना। अगर म्यूटेंट माइलोमा है तो सरवाइव नहीं करेगा, तो माइलोमा तो सरवाइव नहीं करेगा, और जो बी लिम्फोसाइट है उसका लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड है। इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हाइब्रिड कोशिका होगी, हाइब्रिड कोशिका में क्या होगा कि जो बी लिम्फोसाइट है उससे मिल जाएगा उसको टीके और HGPRT एंजाइम। नहीं, उसमें क्या होगा कि जो बी लिम्फोसाइट है वो मरेगी तो 10 जनरेशन 20 जनरेशन के बाद मरेगी, 50 जनरेशन के बाद मरेगी, लेकिन उसमें ये दोनों एंजाइम है। जब हाइब्रिड कोशिका बनेगी तो ऑब्वियस ही बात है वो एंजाइम हो गए, और अगर वो कोशिका जिंदा रह गई माध्यम में तो फिर माइलोमा की अपनी प्रकृति है कि वो अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। तो बी लिम्फोसाइट का काम क्या था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना थी। ऐसी हाइब्रिडोमा बन जाएगी जो लगातार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाती रहेगी। ठीक है, ये पाथवे आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप समझिए कि होता क्यों है। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाई डू वी यूज हैट मीडियम। हैट मीडियम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन और थायमिडीन का प्रयोग क्यों करते हैं। चलिए, ये तो वो है कि भाई HGPRT कैसे काम करता है ना, तो इसको मैं स्किप कर देता हूं। तो अब क्या हुआ, माइलोमा सेल जो है उसमें क्या होगा, वो डिनोवो पाथवे में जिंदा रहेगा, ठीक है, लेकिन हेड सिलेक्शन में उसमें सेल्वेज पाथवे, जो नीचे वाला जो पाथवे था, उस सेल्वेशन पाथवे जिसको कहते हैं हम, वो सेल्वेज पाथवे ब्लॉक रहता है, क्योंकि दे आर HGPRT माइनस, मतलब वो उसमें HGPRT नहीं बन सकता, सेल्वेज पाथवे से वो बनेंगे नहीं।
डिनोवो पाथवे में ये इसलिए नहीं जा सकते हैं कि वहां पर एमिनोप्टेरिन है। दूसरी तरफ जो बीटा बी सेल है, बी लिम्फोसाइट है, वो डिनोवो पाथवे से भी ग्रो करेगा और इसके द्वारा भी ग्रो करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। इसमें क्या है कि एचजीपीआरटी और थायमिडिन काइनेज दोनों एंजाइम है। तो अगर हम ऐसा म्यूटेंट ले लें जो एचजीपीआरटी टीके माइनस हो, माइलोमा, तो क्या होगा, ये वाला जो माइलोमा है ये हैट मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। बी लिम्फोसाइट डिनोवो पाथवे में ज्यादा दिन तक ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक क्या ग्रो ही नहीं करेगा, ये सिर्फ सैल्वेज पाथवे से ही बनेगा। लेकिन सैल्वेज पाथवे से भी चलेगा, लेकिन इसकी लाइफ है, तो ये सैल्वेज पाथवे से ग्रो कर सकता है और ये सैल्वेज पाथवे से भी ग्रो नहीं करेगा और डिनोवो पाथवे से भी ग्रो नहीं करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो सिर्फ हाइब्रिड पाथवे सेल है वही सिर्फ सैल्वेज पाथवे में ग्रो करेगा और इसीलिए सिर्फ ये वायबल है। ये नॉन वायबल इसलिए है कि टिश्यू कल्चर में ये कुछ एक जनरेशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो माइलोमा सेल जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होता है और ये हाइपोजेंथिन और एमिनो को और थायमिडिन को यूज नहीं कर सकते इस माध्यम में, हेड मीडियम में। ये क्या करते हैं कि ये हाइपोजेंथिन एचजीपीआरटी उसमें नहीं होता, थायमिडिन का नहीं होता, ओनली बी सेल दैट हैव फ्यूज्ड विथ इंजीनियर्ड माइलोमा। इंजीनियर मतलब उसको या तो इंजीनियर किया जाता है या फिर उसके म्यूटेंट लिया जाता है, वही सरवाइव करेंगे। ठीक है। अब ये है कि ऐसे सेल हम प्राप्त कहां से करते हैं। तो किसी भी कल्चर माध्यम में टीके म्यूटेशन वाले सेल को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि अगर किसी माध्यम में आप ब्रोमो डिऑक्सी यूरिडीन डाल देना, नॉर्मल सेल के लिए टॉक्सिक है, ठीक है, लेकिन जो टीके माइनस है, यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें थायमिडिन काइनेज बनाने की क्षमता नहीं हो, ऐसे म्यूटेंट को हम टीके माइनस कहेंगे। और ऐसा म्यूटेंट जिसमें एचजीपीआरटी है ना, हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, इसको बनाने की क्षमता नहीं हो, एचजीपीआरटी माइनस म्यूटेंट कहलाएगा। तो एचजीपीआरटी माइनस म्यूटेंट प्राप्त करने के लिए आप क्या करिए कि अगर 6 थायोगुआनिन दे देंगे तो नॉर्मल सेल मर जाएगा, सिर्फ यही कोशिका जिंदा रहेगी। इस कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए आप माध्यम में ये वाला एक कंपाउंड दे देंगे, सिर्फ यही कोशिका जिंदा रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और ऐसे माइलोमा सेल्स हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ क्यों हेड मीडियम में कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं और कुछ जिंदा रह जाती हैं। ठीक है। इसका पूरा राइटअप भी है जो हम आपको कल शेयर कर देंगे, जो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। तो इन नट सेल क्या हुआ, कहानी ये हुई कि प्राइम्ड बीटा सेल, अब इसमें क्या एचजीपीआरटी भी प्लस है और क्या कहते हैं थायमिडिन काइनेज भी प्लस है, मतलब ये दोनों एंजाइम इसमें काम करते हैं। ऐसी बी लिम्फोसाइट ले ली माउस को इम्यूनाइज करके। माइलोमा सेल ऐसे लिए जिसमें एचजीपीआरटी एंजाइम काम नहीं करता था, लेकिन ये क्या कहते हैं इमॉर्टल है। इनको पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल या सेंडाई वायरस उसमें ग्रो कराएंगे तो ये हेट्रोकैरियन बनेगा। अब इसमें क्या होता है, अनफ्यूज्ड बी सेल मर जाएगा क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है। अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल हेड मीडियम में मर जाएगा क्योंकि एमिनोप्टेरिन की वजह से ये डिनोवो पाथवे से इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा, और जो सैल्वेज पाथवे है उसमें इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एचजीपीआरटी नहीं है। तो ये हेड मीडियम में ये मर जाएंगे। जिंदा कौन रहेगा, जो सिर्फ फ्यूज होगा, जो फ्यूज होकर के बनेगा वही हमारे काम आएगा। सो दिस इज अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्निक। अब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कल करेंगे। इसके साथ ही इसमें कोई भी सवाल आपको हो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके मेरे फोन पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि होता ही है कि चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसे तो लगते नहीं है। आप जैसे वीडियो शेयर कर रहे हो तो एक सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप से उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल सब्सक्राइब करें और अपने वो दोस्त जो आपकी क्लास में नहीं है, किसी और को जरूरत हो तो उनसे भी इसको सब्सक्राइब कराइए ताकि ज्यादातर लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू वेरी मच।